नमस्कार दोस्तों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हमने बात की थी संविधान सभा के गठन की, प्रस्तावना की, अनुसूचियों की। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों को भाग कौन से भाग में दे रखा है? भाग नंबर 3। और इस भाग को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। इस भाग को क्या कहा जाता है? मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा। और अनुसूचियां कितनी है इसमें? 12 से 35 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35 अनुच्छेद है। और ध्यान रखो, इसे मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? ध्यान रखना। मैंने एक बात बताता हूं आपको। 1215 में इसे मेग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है। 1215 के अंदर इंग्लैंड के राजा के द्वारा इंग्लैंड की जनता को दिया गया अधिकार पत्र, यानी इंग्लैंड के राजा के द्वारा इंग्लैंड की जनता को दिया गया अधिकार पत्र। और उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड की जनता को दिया गया अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। और उस पत्र को क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा। इसलिए ध्यान देखना, आज कहीं पे भी हो, जो जनता को या नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं, उस अधिकारों को मैग्ना कार्टा ही कहा जाता है। नागरिकों को जो दिया गया अधिकार है, उस अधिकारों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि ये जो मौलिक अधिकार है, इनकी प्रकृति कैसी है? राज्य के विरुद्ध है या नकारात्मक है? ध्यान देना है, इनकी प्रकृति राज्य के नकारात्मक है। मौलिक अधिकार की जो यानी मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध विरुद्ध है। इनकी प्रकृति कैसी है? निषेधात्मक प्रकृति। कैसी है? निषेधात्मक। ध्यान रखना इस बात का भी। मौलिक अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध है, क्योंकि हर उसमें कहा कि राज्य नागरिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता, राज्य नागरिक के साथ वैसा नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है, इनकी जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद, सीधा अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। 12 के अंदर क्या लिखा है? राज्य की परिभाषा। अगर हम बात करें आर्टिकल 13, अगर देखो एक बात ध्यान रखना, संविधान के अंदर 395 अनुच्छेदों में से अगर सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है तो वो कौन सा है? आर्टिकल 13। इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब ध्यान देना, संसद संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे मौलिक अधिकारों को कम किया जा सके या उन्हें समाप्त किया जा सके। यानी संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती। क्या नहीं बना सकती? कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिसे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सके। संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिसे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सके कर सके। एक बात ध्यान देखना कि ये जो अनुच्छेद है यही में इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13, अगर ऐसा कोई कानून विधि के द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाए, तो न्यायालय के पास इतना पावर होता है कि उस कानून को समाप्त कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुच्छेद 13
395 से सबसे ज्यादा, यानी संविधान में सबसे ज्यादा 1952, सन 1952। 1952 है शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद वाद, शंकरी प्रसाद वाद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। शंकरी प्रसाद वाद यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार क्या कहा, सर्वप्रथम कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ध्यान, 1900 शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसी के पास एक और वाद होता है सन 1965 में, सज्जन सिंह वाद। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, देखो इधर 1965 में सज्जन सिंह वाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसके बाद एक और विवाद होता है सन 1967 में, गोलकनाथ वाद। इसने सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। सबसे पहले गोलकनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। क्या कहा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ध्यान दो, अभी तक क्या कर रहा था, 1952 में क्या कहा, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर 1965 में सज्जन सिंह विवाद में भी ये कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और 1967 में गोलकनाथ वाद में कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसी के साथ ध्यान देना, एक और बात याद आती है, कि 24वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा, 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन, जब 24वां संविधान संशोधन होता है तो इसके समय कौन थी, पीएम थे हमारे, पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो पीएम थी, उसने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन से यह कहा कि संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। देखो 24वां संविधान संशोधन में पीएम इंदिरा गांधी क्या कहती है, मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। इसी के साथ ध्यान देना, हुआ कब था, 24वां संविधान 1971। अब ध्यान ध्यान दो कि एक और वाद होता है सन 1973, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज तक का सबसे विवाद था, शंकरी प्रसाद, सॉरी क्या नाम है उसका, 1973, 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती विवाद, ये कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973।
24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद वर्सेस कौन था? केरल राज्य। इसके अंदर ये अभी तक की संविधान की सबसे बड़ी पीठ बैठी गई थी 13 जजों की। 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ बैठी गई थी इस विवाद में। इसके अंदर 3-4 फैसले होते हैं कि 24वां संविधान संशोधन वैध होगा। 24वां संविधान संशोधन क्या होगा? वैध होगा। 24वां संविधान संशोधन वैध है तथा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ध्यान दो ना मेरी बातें। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि 24वां संविधान जो संशोधन है वह वैध है, वह मान्य होगा और संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। लेकिन इसी के साथ ध्यान रखना, संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। क्या कहा साथ साथ में? संसद मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। मूल ढांचा कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना कि संसद, देखो इसमें कई फैसले होते हैं। इसमें एक और ये भी होता है प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये भी हुआ था इसी के अंदर। इसमें क्या कहता है कि मूल ढांचे की जानकारी, यानी मूल ढांचे के बारे में मूल ढांचे की जो परिभाषा है वो कौन प्रस्तुत करेगी? कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। मूल ढांचे की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ध्यान रखना इस बात का भी कि संसद, इसमें केशवानंद भारती विवाद में होता है कि 24वां जो संविधान संशोधन 1971 को जो होता है, इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, उसमें यह कहा कि यह संशोधन वैध है। संसद मूल अधिकारों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। साथ में ही संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। मतलब संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। और मूल ढांचे की जो परिभाषा है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यक्त की जाएगी। और साथ ही इसमें एक और कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करें, ये तो कुछ बात है, ये तो कुछ बात है। एक मिनरल विल्स वाद होता है, उसके अंदर भी यह कहा जाता है कि मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं तथा संसद इनमें सामंजस्य बिठाए। मिनरल विल्स विवाद होता है, उसमें भी यही कहा गया था कि मूल कर्तव्य व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं और संसद इनमें क्या बिठाएं? सामंजस्य बिठाएं। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं। जैसे अगर हम बात करूं 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए ही है। भारतीय नागरिकों के लिए ये जो बाहर विदेशी नागरिकों के लिए प्रयुक्त नहीं होते 15, 16, 19 और 29 और 30,
ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही ये अनुच्छेद है। इसमें और ध्यान देना, मैं एक और बात और बता देता हूं आपको अभी इसी वक्त, कि 44वां संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन कब होता है? 1978 में। उस समय किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में। चौवालीसवां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के समय में होता है। यह क्या करते हैं? अनुच्छेद 31, ध्यान देना, अनुच्छेद 31 को हटाकर, और अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है? संपत्ति से संबंधित। तो अनुच्छेद 31 को हटाकर हटाकर यह क्या कर लेते हैं? 300 क यानी कानूनी अधिकार बना देते हैं। कानूनी अधिकार बना लेते हैं। और अनुच्छेद 31 कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ कितने अनुच्छेद हैं? 5। कितने हैं? 5। ये सिर्फ 5 भारतीय नागरिकों के लिए है। ये कितने हैं? भारतीय नागरिकों के लिए। ध्यान देना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर। मोरारजी देसाई की सरकार के अंदर अनुच्छेद आर्टिकल्स 31 को, जो कानून का सॉरी संपत्ति का अधिकार देते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 31 जो किसका अधिकार देता है? संपत्ति का अधिकार। इसे उठाकर ये कहां डाल देते हैं? 300 क में कानूनी अधिकार बना देते हैं। कौन से क में? 300 क में कानूनी अधिकार बना लेते हैं। इसी के साथ एक और अनुच्छेद होता है, 86वां संविधान संशोधन होता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी। छियासीवां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इन्होंने अनुच्छेद जोड़ देते हैं। कौन सा अनुच्छेद जोड़ते हैं? ध्यान देना, मैं अभी बता देता हूं आपको। अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को, वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ध्यान दो, 86वां संविधान संशोधन 2002 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर अनुच्छेद 21 ए के अंदर जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? 6 वर्ष तक के बच्चों को, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। किसका अधिकार दिया जाएगा? शिक्षा का। ये मौलिक अधिकार में जोड़ दिया जाता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। तभी तो कहा गया है कि कल कारखानों में 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। तो वो ध्यान रखो इस बात को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर। अब बात करते हैं हम अब मौलिक अधिकार मतलब आर्टिकल्स की। देखो, अब आप बात करते हैं जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्र का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और अनौपचारिकता का उपनिवेशिक का अधिकार। तो हम बात करते हैं आर्टिकल्स। नेक्स्ट आप देखते हैं, पहली बात करते हैं हम समानता का अधिकार। पहली बात करते हैं हम समानता का अधिकार। ये कितने आर्टिकल्स में है? 14 से लेके 18 अनुच्छेद। कितने में है समानता का अधिकार? 14 से लेके 18 तक के 18 का आर्टिकल्स है, 14 से लेके 18 तक का। आप ध्यान देना इसी बात पे। अगर हम बात करें सेकंड में स्वतंत्रता का, अठारह से कितने तक है? 22। तीसरा शोषण,
के विरुद्ध अधिकार। कितना है? 23, 24 अनुच्छेद। ठीक है, चौथा बात करें हम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 अनुच्छेद। पांचवा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। 29 से 30 अनुच्छेद। छठा हम बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कौन सा है इसमें? 32। ध्यान देना, एक बात बताना, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। कितने थे? 7। जो मैंने अभी लिखाया था 44वां संविधान संशोधन के अंदर संपत्ति का जो अधिकार था 31वां, वो उसे कानूनी अधिकार बना जाता है, 300 कै में जोड़ दिया जाता है। ये भी बात लिख सकते हो तो लिखो यहीं पे नोट लगाकर कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटा लिया गया है। अधिकारों से हटा लिया गया है। ध्यान देना, मैंने 6 के 6 मौलिक अधिकार आपको यहीं पे लिखा दिए आर्टिकल सहित। एक एक आर्टिकल की बातें करेंगे। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, सॉरी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्र का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये मैंने दिया। और मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। संपत्ति का अधिकार हटा दिया, उसे किसे कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और कानून कौन से अनुच्छेद में? 300 के अनुच्छेद में। अगले नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक अनुच्छेदों की बात करेंगे। अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा? समानता क्या, मतलब विधि के समान समानता, विधि के समान संरक्षण ऐसा क्यों है, क्या है, ये सारी बातें करेंगे। स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सारी बातें इसी के अगले अपन नेक्स्ट क्लास के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।